दाता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए पार्ट फर्स्ट पब्लिक एमए जियोग्राफी। इसके अलावा अपने प्राकृतिक आपदाएं बीए पार्ट थर्ड के अंदर भी लगती है और एमए परिवेश के अंदर भी ये टॉपिक लगता है अपनी प्राकृतिक आपदाएं। तो हम आज देखेंगे प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं, ये प्राकृतिक आपदाएं बेसिकली कितने प्रकार की होती है और विशेष तौर पर अपने जो सिलेबस के अंदर है, जैसे प्राकृतिक आपदा में बाढ़ या भूस्खलन या वायुमंडलीय आपदा में सूखा किसे कहते हैं, या ये छोटे प्रश्न लू है पाला किसे कहते हैं, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं उन तमाम विद्यार्थियों से जो ऑफलाइन क्लासों के साथ ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो निश्चित रूप से इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जो कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं तो वो भी इसका यानी पढ़ेंगे तो काफी फायदा उसको मिलेगा। तो चलो हम पढ़ते हैं भी प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं। देखिए प्राकृतिक आपदा से तात्पर्य है वे सभी घटनाएं जो प्रकृति के अंदर क्या है विस्तृत क्षेत्र की में मुख्य रूप से क्या होती है घटित होती है, जिनका यानी व्यापक विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलता है। तो वो आपदाएं बेसिकली क्या कहलाती है प्राकृतिक आपदा कहलाती है। और ये जो प्राकृतिक आपदा है इसमें प्राकृतिक के साथ साथ मानव प्रेरित घटनाएं भी व्यापक रूप से नुकसान पहुंचाती है। जैसे मैं बात करूं यानी ये वर्तमान में जो कोरोना महामारी है या वर्तमान में जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या खड़ी है या जो यानी मानवीय घटनाओं के अंदर देखें तो रूस का चेर्नोबिल की घटना या अपने भोपाल गैस त्रासदी जो 2 से 3 दिसंबर 1984 को घटित हुई, वो मानवीय भूल की वजह से भी कई बार ये यानी आपदाएं हैं वहां विनाशकारी मुख्य रूप से क्या है साबित होती है। क्योंकि हम प्राकृतिक आपदाओं देखते हैं तो प्राकृतिक आपदा में यानी प्रकृति के अंदर जो घटित होने वाले विभिन्न प्रकार की विनाश का यानी घटनाएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपने देखा पिछले हफ्ते भूकंप भी आया या कई बार भूकंप के अंदर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे 26 जनवरी 2001 को गुजरात में कच्छ भुज और अंजार के अंदर आया, 1 लोग काल कलवित हो गए। तो यानी ये जो घटनाएं हैं व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करती है और जिनका व्यापक मुख्य रूप से क्या है विनाश होता है। तो ऐसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनमें मुख्य रूप से क्या उनको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। कई बार मानव प्रेरित भी हो गया, जैसे मैं बात करूं कि वर्तमान में जो बर्ड फ्लू आ रहा है या कोरोना महामारी कोरोना वायरस है या फंगल जैसी बीमारियां हैं, यानी या जो औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाली जो अचानक दुर्घटनाएं हैं, जैसे मैंने बता दिया यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ यानी अपने 2-3 दिसंबर 1984 को, या ग्लोबल वार्मिंग है जो जीवाश्म ईंधन का दहन कर रहे हैं, तो वो इन सभी चीजों में शामिल की जाती है। तो सीधा शास्त्रिक है प्राकृतिक आपदा पर यदि 2 नंबर का प्रश्न बी पार्ट फर्स्ट में आता है तो किस प्रकार देंगे कि वह यानी वे सभी घटनाएं जो प्रकृति के अंदर क्या है विस्तृत क्षेत्र में मुख्य रूप से घटित होती है और जिनका व्यापक विनाशकारी प्रभाव होता है उनको प्राकृतिक आपदा के नाम से जाना है। ये प्राकृतिक आपदाएं कई बार मानव प्रेरित भी होती हैं जिसमें मुख्य रूप से घटना में व्यापक नुकसान होता है। जैसे प्राकृतिक आपदाओं को प्रमुख रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो वायुमंडलीय आपदाएं कौन कौन सी है, इसमें जैसे बर्फानी तूफान आता है या तड़ित झंझा आती है या टोर्नेडो चक्रवात शीतोष्ण कटिबंधीय हो या उष्ण कटिबंधीय सूखा आ जाता है या पाला या जो अपने ग्रीष्म काल में लू चलती है या शीतलहर, ये जो वायुमंडलीय घटनाएं हैं और इनकी जब अति हो जाती है जिसका यानी व्यापक जब विनाशकारी प्रभाव होता है तो ये प्राकृतिक आपदा प्रमुख रूप से क्या है बन जाती है। तो प्राकृतिक आपदा में यानी इनके अंदर अपने शलेष में सूखा है
तो सूखा किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन करें। इसके अलावा बी पार्ट थर्ड में लू से क्या तात्पर्य है, तो लू बेसिकली तीक्ष्ण उष्ण यानी गर्म हवाएं हैं जो उत्तर भारत में यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के अंदर, मध्य भारत के अंदर ग्रीष्म ऋतु के अंदर मई के अंतिम सप्ताह से लेकर जून के यानी प्रारंभिक सप्ताह तक यानी 15 से 20 दिन तक यानी तीक्ष्ण उष्ण जो हवाएं चलती है, जिससे क्या है वनस्पति है जल जाती है, मनुष्य पर जीव जंतुओं पर उसका विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें हैजा जैसे कई यानी जल जनित कमी की वजह से बीमारियां हो जाती है। तो लू का हमने इस टॉपिक का पाला, लू, सूखा, इससे पूर्व वाले जो वीडियो देखे थे इंडियन ज्योग्राफी में, उसमें इसका विस्तार से अध्ययन किया था। दूसरा हम देखें भौमिकीय यानी मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाएं कौन से, जैसे बात करते हैं तो भूकंप आ जाता है। तो पिछले हफ्ते यानी उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर अपने राजस्थान तक दिल्ली, यूपी, बिहार सभी क्षेत्रों के अंदर यानी हल्के भूकंप के झटके महसूस किए, जिसकी वजह से कई प्रकार की यानी यदि तीव्रता अधिक होती है तो ये विनाशक मुख्य रूप से क्या है होता है। तो इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट, जो ज्वालामुखी अचानक प्रफुल्लित हो जाता है जिसके कारण यानी विनाश देखने को मिलता है, जैसे 1883 में क्रोकोटोवा ज्वालामुखी में जब प्रफुल्लित हुई तो उसकी वजह से यानी क्रोकोटोवा द्वीप का ही अस्तित्व खत्म हो गया था। तो इतने विनाशकारी प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा लैंडस्लाइड की घटना यानी पिछले महीने आपको देखने को मिली, तो लैंडस्लाइड के कारण भी प्रमुख रूप से क्या है यानी भारी विनाश होता है। और अपने चमोली की जो घटना है जो पिछले पखवाड़े में आपने को देखने को मिली, जिसकी वजह से एक गांव 2 भागों में डिवाइड हो गया, लगभग यानी सैकड़ों लोग यानी काल कलवित हो गए। तो यानी ये जो भूस्खलन के अंदर या हिमस्खलन के अंदर यानी बड़ी चट्टानी टुकड़े यानी नीचे आकर गिर जाते हैं, जिससे नदियों के मार्ग अवरुद्ध हो सकते हैं, जिससे नदियों में बाढ़ आ सकती है, या सड़क मार्ग अवरुद्ध हो सकता है, या यदि पर्वतीय क्षेत्रों में ढालू भूमि में गांव, छोटे छोटे गांव बसे होते हैं, वहां पर भी ये विनाशकारी प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें तो मृदा अपरदन, और मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है, और अपने पास जहाँ शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु है वहां ये घटनाएं प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। तो मृदा अपरदन के कारण देखें तो भारत के अंदर यानी एक विकट समस्या मृदा अपरदन के कारण आ रही है। कृषि में जो अनुरूप हो रही है, बंजर हो रही है, रूसर हो रही है, मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है, जिसमें नदियां का योगदान भी है, बाढ़ आती है, या प्रमुख रूप से हम देखें यानी वायु अपरदन के कारण भी, या मनुष्य के अंदर यानी पशुचारण की क्रिया के कारण भी मृदा अपरदन धीरे धीरे हो रहा है। इसके अलावा अवतरण यदि यानी कुछ क्षेत्रों में धसाव की क्रिया भी हो जाती है तो वो भी भौमिकीय यानी आपदाओं के अंदर शामिल की जाती है। तीसरा देखें जलीय आपदाएं कौन सी है, तो जलीय आपदाओं में ये अपने सिलेबस में है बाढ़। आज हम इसके बाद अगले क्लास में बाढ़ पर भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली बाढ़ कहते किसे हैं, बाढ़ ये जो प्राकृतिक आपदा है उसके क्या कारण, क्या प्रभाव प्रमुख रूप से देखते हैं। तो बाढ़ में देखें तो किसी विशिष्ट क्षेत्र में का यानी भूभाग है वो जलमग्न हो जाता है, तो वो जलमग्न चाहे अतिवृष्टि से हो, बादल फटने की वजह से हो, या ग्लेशियर की वजह से हो, या मुख्य रूप समुद्र के अंदर जो सुनामी आए उसकी वजह से, यानी कई कारण हो सकते हैं जलमग्न होने के। तो इसके अलावा देखें महासागरीय धाराएं भी कई बार क्या है यानी चक्रवातों का रूप धारण कर लेती है, तो उसकी वजह से भी क्या है यानी महाविनाश होता है। जैसे हम बात करते हैं 2004 में जो सुनामी आई 26 दिसंबर 2004 को, उसकी वजह से महाविनाशकारी प्रभाव है वो देखने को मिला। इसके अलावा देखें तूफानी माहौल में यानी जो चक्रवात आते हैं उसकी वजह से भी कई महाविनाशकारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। सुनामी यानी सुनामी बेसिकली क्या है भाई, यानी समुद्र की तली के अंदर अचानक यानी परिवर्तन होता है, तो समुद्र का जल यानी स्थलखंड की तरफ क्या है ऊंची ऊंची लहरों के रूप में यानी आगे बढ़ता है,
और उसी वो मुख्य रूप से इसके अंदर यानी उस क्षेत्र के अंदर भूकंप यानी समुद्र की तली में भूकंप आने से भी हो सकता है, वहाँ ज्वालामुखी के झटके आने की वजह से हो सकता है, या उस तटीय क्षेत्र के अंदर यानी कई बार लैंडस्लाइड हो जाती है, उसकी वजह से भी देखने को मिलता है। लेकिन बड़ा एक रोल होता है इसके अंदर एवलांस की वजह से भी हो सकता है, भूकंप का महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसकी वजह से यानी समुद्र का जो जल है स्थल की तरफ बढ़ा था। तो मैंने डिस्कस किया यानी 26 दिसंबर 2004 को जो एशिया के अंदर यानी सुमात्रा जाऊ क्षेत्र के अंदर जब भूकंप आया समुद्र की तली में, तो उस क्षेत्र की वजह से यानी दक्षिणी एशिया के अंदर यानी लगभग यानी 3 लाख लोग काल कलवित हुए थे, यानी काफी आर्थिक नुकसान भी इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिला था। वन संपदा है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला था। तो ये बीए पार्ट यानी हम बात करते हैं एमए प्रीवियस में भी है, सुनामी किसे कहते हैं, तो सीधी सी बात है जब समुद्र की तली के अंदर यानी विवर्तनकारी घटनाओं की वजह से हलचल होती है, तो उसके अंदर स्थित जल है कि ऊंची ऊंची लहरें उठकर स्थल भाग की तरफ आगे बढ़ती है, जिसके कारण तटीय जो नगर हैं महानगर है या वहां के आसपास की जो वनस्पति है जीव जंतु है मनुष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे डिस्कस किया 26 दिसंबर 2011 की सुनामी की वजह से लगभग 3 लाख लोग मुख्य रूप से क्या है मारे गए थे, और भारत का पूर्वी तट है वो इसमें सर्वाधिक प्रभाव हुआ था। तो सुनामी के बारे में, इसके अलावा जैविकीय आपदाओं को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया से जनित रोग हो या वायरस से जनित, जैसे वर्तमान में कोरोना है। जो कोरोना महामारी है वो वायरस जनित मुख्य रूप से बता रहे हैं, हालांकि इसमें ये कुछ नहीं हुआ कि ये प्राकृतिक वायरस है या कृत्रिम, अभी इस पर रिसर्च चल रहा है, लेकिन इसके अंदर टीकाकरण अभियान चलने के कारण ये वर्तमान में लगभग कंट्रोल में आ चुका है। तो ये भी मुख्य रूप से क्या है महाविनाश फैलाते हैं, और आज तक की सबसे बड़ी त्रासदियों में ये कोरोना महामारी मुख्य रूप से यानी जैविकीय आपदाओं के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो फंगस रोग है, जो मौसम परिवर्तन का प्रभाव इसमें देख रहे हैं, वायरल संक्रमण जैसे यानी समय समय पर अपने कई बार डेंगू है या मुख्य रूप से मलेरिया है, कई प्रकार के संक्रामक वायरल संक्रमित मुख्य रूप से हो जाते हैं, या बर्ड फ्लू है या डेंगू है, या अपने बात करें अपने राजस्थान के अंदर यानी सांबर झील के अंदर बाटुला वायरस आ गया था, उसकी वजह से लगभग 27,000 पक्षी यानी मुख्य रूप से मारे गए। तो वो एक पक्षी त्रासदी भी मुख्य रूप से कहीं न कहीं यानी ये जैविकीय आपदाओं के अंदर प्रमुख रूप से आती है। तो अब हमने यानी प्राकृतिक आपदाओं कहते किसे हैं, तो इसमें एक बार पुण्य दोहरा देता हूं कि वे सभी घटनाएं जो प्रकृति के अंदर विस्तृत क्षेत्र के अंदर बेसिकली क्या होती है घटित होती है, जिनके अंदर देखें तो यानी जिसका प्रभाव से व्यापक विनाशकारी प्रभाव होता है, वो बेसिकली प्राकृतिक आपदा कहलाती है। कई बार ये प्राकृतिक आपदाओं के अंदर प्राकृतिक के साथ साथ मानव प्रेरित घटनाएं भी मुख्य रूप से व्यापक नुकसान पहुंचाती है। या जैसे हम पिछले 20, 30, 50 सालों में जीवाश्म ईंधन का दहन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वायुमंडल के अंदर वायु प्रदूषण की समस्या विकराल रूप ले रही है। जैसे सर्दियों के अंदर यानी पराली जलाने या औद्योगिक इकाइयों का जो अवशिष्ट पदार्थ निकलता है उसकी वजह से धूम्र कोहरा या जिसको स्मॉग भी कहते हैं, उसकी वजह से दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के अंदर ये विकट समस्या पिछले 5-7 सालों में देखने को मिल रही है। इसके अलावा यानी मैंने बताया भी औद्योगिक इकाइयों में जैसे अपने भोपाल गैस त्रासदी थी, तो वो भी कहीं कहीं मानव प्रेरित घटनाएं थी, लेकिन इसमें प्राकृतिक में जैसे हमने देखा 4 भागों में बांटा। वायुमंडलीय घटनाओं में जैसे बर्फानी तूफान है, तड़ित झंझा है, टोर्नेडो, सूखा, पाला, लू, शीतलहर, ये सारी घटनाएं वायुमंडलीय घटनाएं। इसमें भूमि की घटनाएं जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, मृदा अपरदन, अवतरण भी शामिल करते हैं। जलीय आपदा में बाढ़, महासागरीय धाराएं, तूफानी मौसमी, सुनामी इसके अंदर आती है। जैविक आपदाओं में बैक्टीरिया, वायरस जनित रोग जैसे वर्तमान में कोरोना है वो भी जैविक आपदा में आएगा। फंगल, वायरल संक्रमण और बर्ड फ्लू प्रमुख रूप से इसके अंदर आते हैं।
इसके अलावा यदि हम देखें तो इसके अंदर अपने सिलेबस में मैंने बात की जैसे वायुमंडलीय आपदा में सूखा का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, वहीं भूमि की आपदा के अंदर हम यानी भूस्खलन का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जलीय आपदा में हम बाढ़ का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा वायरस जनित के अंदर इसका कोरोना का वायरस जनित रोगों पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो यानी प्राकृतिक आपदा कहते किसे देखा, प्राकृतिक आपदाओं को प्रमुख रूप से क्या है, कितने रूपों में बांटा गया है, तो उसका हमने यानी डिस्कस किया। और इसके लिए यानी प्रमुख रूप से कई संस्थाएं भी कार्य कर रही है, उनमें से कंपेंडेशन से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम आज का अपना ये टॉपिक रहेगा प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़। तो बाढ़ के कारण प्रभाव और भारत में बाढ़ कहाँ यानी क्षेत्र कौन कौन से हैं उन पर हम भारत के मैप के माध्यम से इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बेसिकली प्राकृतिक आपदा का तो हमने अध्ययन कर लिया कि वे सभी घटनाएं जो प्रकृति के अंदर विस्तृत क्षेत्र में घटित होती है, जिनका व्यापक विनाशकारी प्रभाव होता है, प्राकृतिक आपदा कहलाते हैं। यानी किसी घटना की चरम सीमा यदि जल की वजह से आएगी तो वो बाढ़ आ जाएगी, यदि सूखा आ जाएगा तो मुख्य रूप से क्या है यानी सूखा से संबंधित घटनाएं आ जाएगी, जिसके अंदर यदि मुख्य रूप से भूस्खलन हो गया तो भूस्खलन से संबंधित आपदा आ जाएगी, जिसका यानी वनस्पति, पेड़ पौधों, जीव जंतु, मानव पर विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि बाढ़ कहते किसे हैं। यानी बाढ़ का अर्थ विस्तृत क्षेत्र का जलमग्न हो जाना। क्या यानी बाढ़ का अर्थ देखें विस्तृत क्षेत्र का जलमग्न हो जाना। तो बाढ़ का सामान्य अर्थ क्या हो गया, विस्तृत क्षेत्र का जलमग्न हो जाना। और ये जलमग्न अत्यधिक अतिवृष्टि के कारण भी हो सकता है। ये मुख्य रूप से क्या है, बाढ़ बादल फटने की घटनाओं के कारण होता है। यानी आपने देखा है उत्तराखंड केदारनाथ के अंदर यानी मुख्य रूप से 2013 की जो त्रासदी थी, तो वहां अचानक यानी उत्तराखंड के अंदर बादल फट गए, जिसकी वजह से क्या है यानी उस क्षेत्र में भूस्खलन की क्रिया हुई, प्राकृतिक वनस्पति मनुष्य पर उसका विपरीत प्रभाव देखने को मिला। इसके अलावा यानी ग्लेशियर के पिघलने की वजह से भी मुख्य रूप से हो सकता है। ये प्रमुख रूप से क्या है यानी ये जो चमोली की घटना थी उसमें जो बर्फीली चट्टानें हैं वो मुख्य रूप से क्या है यानी अचानक यानी नीचे गिर गए, जिसके कारण जो चमोली में सैकड़ों लोग मारे गए, तो उसकी वजह से भी प्रमुख रूप से हो सकता है। ये मानव निर्मित संरचनाओं के कारण भी प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। यानी मनुष्य प्राकृतिक जो सोर्स है, नदियां हैं, उनको यानी कन्वर्ट कर नदियों के अंदर नदियों को झील बना देता है, वह तालाब बना देता है, या उस क्षेत्र में नहरें निकाल देता है। तो वो मानव निर्मित जो संरचनाएं हैं या पर्यटन दृष्टि से उनको विकास करने के लिए यानी जगह जगह पर विभिन्न प्रकार के होटल और टूरिस्ट स्थान बना देता है। उसकी वजह से भी क्या है, जो 2013 की जो त्रासदी थी उत्तराखंड में, वो कहीं न कहीं मनुष्य का प्राकृतिक क्षेत्रों में यानी नियोजित तरीके से मुख्य रूप से क्या है वहां प्राकृतिक वनस्पति का ह्रास और वहां यानी सांस्कृतिक भूदृश्यों के निर्माण के कारण प्रमुख रूप से देखने को मिला। या समुद्र का सामान्य जल स्तर के अंदर वृद्धि हो जाने, यानी कई बार क्या है यानी समुद्र के अंदर यानी या तो कोई हलचल हो जाती है जिससे सुनामी प्रमुख रूप से आ जाती है, या कई बार यानी महासागरीय धाराएं अचानक जब तटवर्ती क्षेत्रों में आती है तो तटवर्ती क्षेत्रों के अंदर यानी जल स्तर के अंदर वृद्धि हो जाती है और वह भाग जलमग्न हो जाता है। तो इस प्रकार बाढ़ मुख्य रूप से क्या है यानी पर्वतीय क्षेत्रों में यदि वर्षा होगी तो मैदानी भागों में बाढ़ नदी का बेसिन
के अंदर मुख्य रूप से क्या है, वर्दी हो जाती है, आसपास का क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। जैसे हमने आगे डिस्कस भी करेंगे कि भारत में बाढ़ उत्पादक क्षेत्र, जैसे हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की भी मुख्य रूप से बाढ़ का कारण बनती है, गंगा नदी तंत्र, इसके अलावा यानी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसके महानदी जो मुख्य रूप से उड़ीसा का अशोक कहलाती है, दामोदर पश्चिम बंगाल का अशोक है वो प्रमुख रूप से कहलाती है, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिक रूप से देखें तो बाढ़ कहते किसे कहते हैं, किसी विस्तृत क्षेत्र का जलमग्न होना। ये जलमग्न अत्यधिक वृष्टि के कारण हो सकता है, बादल फटने की घटनाओं की वजह से हो सकता है, ग्लेशियर पिघलने की वजह से हो सकता है, या मानव द्वारा निर्मित संरचनाओं यानी विभिन्न प्रकार के भूदृश्यों का निर्माण होता है, यानी चाहे वो मुख्य टूरिस्ट उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए हो या वन संपदा को मुख्य रूप से विनाश कर वहां नहरें निकालना, नगरों का बसावट है या औद्योगिक इकाइयां वहां लगाना, या कृत्रिम रूप से जल को झीलों तालाबों के अंदर यानी डालने जैसी कई घटनाएं भी मुख्य रूप से क्या है, यानी ये बाढ़ का कारण बनती है। जिसके कारण क्या है, या समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में सुनामी आ गई या हलचल होगी, उसकी वजह से भी क्या जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, और जिसके कारण क्या है, यानी आसपास के विस्तृत क्षेत्र में यानी जल के अंदर यानी जलमग्न हो जाता है। तो हालांकि ये बाढ़ एक तरफ देखें तो बाढ़ नदी बेसिन में जल चक्र का एक भाग है और प्रकृति समय मुख्य रूप से क्या है, समायोजित भी करती है। और यदि हम बात करें तो भारत का विशाल मैदान इन बाढ़ों के कारण जो खादर मैदान है जिसमें नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, मिट्टी उपजाऊ बनती है, उसमें नदी के जलीय चक्र या नदी बेसिन के लिए आवश्यक भी है, लेकिन जब मानवीय हस्तक्षेप हो जाता है तो उसके कारण उसकी अति जब हो जाए तो वो एक विकराल रूप ले लेती है, जिससे न केवल प्राकृतिक वनस्पति का जीव जंतु मानव पर उसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। यदि हम भारत में बात करें तो भारत के अंदर यानी मुख्य रूप से जो बाढ़ आयोग की जो स्थापना, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग गठन किया गया था 1976 में, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, ये भी प्रश्न पूछा गया है 1976। इन्होंने कहा कि भारत की 4 करोड़ भूमि है वो प्रतिवर्ष क्या है, बाढ़ से ग्रसित हो जाती है। 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि है वो मुख्य रूप से क्या है, यानी अपने बाढ़ से ग्रसित होती है, जो भारत की कुल भूमि का 1/8% भाग है, यानी भारत का 1/8वां भाग है वो बाढ़ से मुख्य रूप से क्या है, ग्रसित रहता है। क्यों? भारत में मानसूनी वर्षा होती है और मानसूनी वर्षा की वजह से न केवल वहां अतिवृष्टि होती है बल्कि नदियों के जलस्तर में जब वृद्धि हो जाती है तो आसपास के क्षेत्रों में यानी विनाश भी लाती है, जिसके कारण यदि हम बात करते हैं यानी बिहार का अशोक कोशी नदी मुख्य रूप से कहलाती है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ का विकराल रूप लाने वाली जो मुख्य रूप से दामोदर नदी आ जाती है। उड़ीसा में जो विकराल रूप लेके आती है महानदी, तो महानदी को ओडिशा का यानी इसके अंदर देखें तो विनाश लाने के कारण शोक कहलाती है उड़ीसा का। तो इस प्रकार असम के अंदर बाढ़ लाने का सबसे अधिक मुख्य रूप से कारण जो नदी बनती है वो बनती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो भारत के अंदर ये बाढ़ आने के कारण क्या है, क्या क्या कारण है, उसके अंदर भी हम थोड़ा एक एक कारण के माध्यम से डिस्कस कर लेते। तो देखिए पहला सा सिंपल सा कारण कि पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने की क्रिया होती है। जब पर्वत से बादल टकराते हैं तो अचानक कई बार बादल फटने की घटनाएं होती है। तो उत्तर भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या इस क्षेत्र के अंदर पूर्वोत्तर भारत में, ये जब यानी नमी युक्त बादल जब टकराते हैं तो यानी वहां अचानक तीव्र गति से वर्दी होती है, और वो वर्दी होने के कारण न केवल उसके आसपास बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों से निकलने वाली जो नदियां उसमें अचानक जलस्तर के अंदर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण यानी नदी मुख्य रूप अपने आसपास के निचले भागों में जल भर जाता है, जिसके कारण वहां विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलता है। तो नंबर 1 पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं। दूसरा, मैदानों में नदी के जलस्तर में वृद्धि होना, यानी सीधी सी बात है जब पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होती है या अचानक बाढ़ यानी बादल फटने की घटनाएं होती है तो मैदानी भागों में जलस्तर में वृद्धि हो जाएगी, तो नदी
का तटबंध टूटकर उनके आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, जिसके कारण भी महाविनाशकारी प्रभाव देखने को मिलता है। हमने डिस्कस भी किया कि कोसी नदी वो बिहार का शोक कहलाती है, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती है, असम नदी है, असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी मुख्य रूप से बाढ़ लेके आती है, वहीं उड़ीसा में महानदी विनाशकारी प्रभाव लाती है। तो ये कंपटीशन में पूछे भी जाते हैं कि कौन सी नदी यानी बिहार का शोक कौन सी नदी कहलाती है या पश्चिम बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है, तो इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तीसरा यदि हम बात करते हैं तो उष्ण चक्रवात यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जब आता है वो कम समय में यानी बहुत अधिक वर्षा हो जाती है या अतिवृष्टि उसकी वजह से हो जाती है, तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की वजह से जो तटीय क्षेत्र है विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। जैसे पश्चिमी घाट क्षेत्र है वहां बाढ़ लाने के कारण यानी जो अचानक गर्जन तर्जन के साथ जो वर्षा होती है और जो चक्रवात आते हैं और भारत में चाहे अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी दोनों तटों पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, जिसके कारण यानी अतिवृष्टि होती है और उसकी वजह से नदियों में जलमग्न हो जाती है या निचला भूभाग है वो जलमग्नित हो जाता है, जिसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये तो बेसिकली हो गया यानी बाढ़ आने के यानी 3 कारण हो गए। चौथा कारण को देखते हैं यानी भूमि के अंदर यानी उच्च जल स्तर होता है। तो भूमि में उच्च जल स्तर होता है, जैसे उत्तर भारत में बिहार में देखें तो जल स्तर ऊंचा है, जिसके कारण वर्षा का जल भूमि में रिस के नहीं जा पाता और भूमि का जल स्तर के अंदर वृद्धि हो जाती है और आसपास में जल काफी लंबे समय तक रहता है, जिसका न केवल यानी वहाँ विनाशकारी प्रभाव होता है, कई प्रकार के संक्रामक रोग भी जल में एकत्रित रहने की वजह से पड़ जाते हैं। तो यानी भूमि का उच्च जल स्तर भी यानी बाढ़ का एक प्रमुख कारण माना जाता है। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो ये अपनी ब्रह्मपुत्र नदी दोनों तरफ से तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों में संकरी घाटी में प्रवाहित होती है, यानी ये जो नदी है संकरी घाटी में प्रवाहित होती है और ये एक रैंप घाटी का निर्माण करती है। कैसी रैंप क्या होगी भाई, 2 पहाड़ियों के बीच वाला नीचा क्षेत्र, और जब उस घाटी से तीव्र गति से यानी जल प्रवाहित होता है तो उसके आसपास वाले क्षेत्रों में जैसे हम बात करते हैं असम के अंदर यानी ये रैंप घाटी में बहती है कौन यानी ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली, तो उसमें भी कई बार बाढ़ आ जाती है। तो नीचा ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों से रैंप घाटी में प्रवाहित होती नीचा मैदानी भाग है वो जलमग्न हो जाता है। तो इस प्रकार यानी ये भी प्रमुख रूप से क्या है यानी ब्रह्मपुत्र नदी दोनों तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों में से संकरी घाटी में से प्रवाहित होती है। उस संकरी घाटी को रैंप घाटी कहते हैं। तो नीचे भागों में तलहटी में जब नीचा भाग होगा तो उसके आसपास क्षेत्र में जल फैल जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, मांजुली द्वीप इसके अंदर आता है। इसके अलावा देखें तो यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जिप्सम युक्त चट्टानें होती है, तो वहां पर भी यानी भूमि के अंदर जल रिस के नहीं जा पाता, बाढ़ आ जाता है। जैसे अपने 2006 की बात करें राजस्थान के अंदर पिलूपुरा बाड़मेर के अंदर जो मुख्य रूप से अतिवृष्टि हुई, जिसकी वजह से उसमें लगभग महीने भर जल पड़ा रहा और उस क्यों भूमि के अंदर जिप्सम चट्टानें होने जल नीचे रिस के नहीं गया, जिसके कारण उस क्षेत्र के अंदर यानी बाढ़ है वो बाड़मेर क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से, हालांकि बीकानेर क्षेत्र में भी इसका प्रभाव है वो देखने को मिला था। तो ये कारण भी आ जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण कारकों में बात करें तो वनोन्मूलन कह दे या नवीन वनों का विनाश कह दे। तो वन क्या करते हैं, मुख्य रूप से बाढ़ को नियंत्रित करते हैं। जैसे कोई पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र की तलहटी में यदि वन संपदा होगी तो वहां का जलोढ़ पदार्थ भी मुख्य रूप से वहां रुकेगा। नदी का जल के अंदर वो जलोढ़ पदार्थ कम बहेगा, जिसके कारण नदी के अंदर जमेगा नहीं, नदी उथली नहीं होगी, जिसके कारण नदी तटबंध के अंदर यानी ओवरफ्लो पानी नहीं होगा, जिसकी वजह से भी बाढ़ प्रमुख रूप से क्या है आती है। तो
मृदा को संगठित रखने में, बाढ़ को नियंत्रित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमें यानी वनों का विनाश नहीं करना चाहिए। जहां बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वनारोपण करेंगे तो इससे मुख्य रूप से क्या है, निजात मिलेगी। इसके अलावा बाढ़ के अन्य कारणों में बात करें तो अनुपयुक्त सिंचाई पद्धति है, यानी प्रमुख रूप से चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो या उत्तरी राजस्थान वाला, या जहां सिंचाई अत्यधिक मात्रा में होती है तो क्या होता है, नहरों सिंचाई के माध्यम से जल नीचे जाता है, जिसके कारण केशु की क्रिया के कारण लवणीय पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और वो क्षेत्र है वो सेम की समस्या से ग्रसित हो जाता है और जल प्लावन की समस्या उस क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो अनुपयुक्त सिंचाई पद्धति भी यानी प्रमुख रूप से यदि हम बात करते हैं पंजाब हरियाणा में जो बाढ़ आने का एक प्रमुख रीजन भी यानी ये अनुपयुक्त सिंचाई पद्धति प्रमुख रूप से माना जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करते तो ये जो भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन की जो घटनाएं होती है उसकी वजह से भी क्या है यानी यानी उसकी वजह से यानी बाढ़ प्रमुख रूप से आती है। क्यों? यदि भूस्खलन की वजह से नदियों के में कचरा डल गया तो नदी का तटबंध टूट जाएगा या उस क्षेत्र के अंदर नदी तटबंध टूट जाएंगे। तो भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन की क्रियाएं भी ज्वालामुखी को प्रमुख रूप से यानी आमंत्रित करती है। इसके अलावा तो बढ़ती व शहरीकरण की घटनाएं भी प्रमुख रूप से बाढ़ आने का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जो हमारे प्राकृतिक सोर्स थे उनको हमने अतिक्रमण कर लिया, जो नेचुरल प्रवाह था उसको हमने यानी डाइवर्ट कर दिया, तो उसकी वजह से भी कई क्षेत्रों में बाढ़ की प्रवृत्ति प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलती है। फिर आता है ये तो अपने 8-10 कारण देखे, जिसमें से एक बार पुनः दोहरा देता हूं भी। एक तो नंबर सीधा ऐसा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने की क्रिया है जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों में, मैदानी भागों में नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से भी बाढ़ आ सकती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, अचानक वर्षा होती है उसकी वजह से भी यानी वहां पर बाढ़ की क्रिया देखने। उच्च भौम जल स्तर होता है तो उस क्षेत्र में कोई बाढ़ की घटनाएं देखने को मिलती है। या ब्रह्मपुत्र नदी जो रेम घाटी में आप बहती है और मैदानी भागों में यानी अत्यधिक जल के कारण वह जल फैल जाता है, वहां बाढ़ आ जाती है। या जिप्सम युक्त क्षेत्र है, भूमिगत जल नहीं जा पाता, उस क्षेत्र में भी बाढ़ की घटनाएं देखने को मिलती है। या वनोन्मूलन के कारण भी, या सिंचाई की अनियंत्रित पद्धति है, या जो ये हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनकी वजह से नदियों के मार्ग में आने से भी यानी मुख्य रूप से क्या है, चाहे वो भूकंप हो, भूस्खलन हो, ज्वालामुखी दीवार हो, तो उसकी वजह से भी यानी बाढ़ आती है। और अनियोजित तरीके से शहरीकरण के कारण भी बाढ़ प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। दूसरा हम बात करते हैं बाढ़ का प्रबंधन। बाढ़ के प्रबंधन में देखें तो बाढ़ को हम किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं। तो बाढ़ प्रबंधन के लिए यानी 1954 के अंदर बाढ़ पूर्व अनुमान यानी संगठन की स्थापना की गई थी। कब? 1954 में बाढ़ पूर्व अनुमान संगठन, जिसमें भारत में बाढ़ का क्षेत्र कहाँ कहाँ है उसका अनुमान लगाकर और उसको पूर्व में मुख्य रूप से उसमें यानी ऐसे उपाय किए जाएं ताकि बाढ़ को यानी कम नुकसान को कम किया जा सके। इसके अलावा राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की गठन भी किया गया था 1976 में, जिसमें यानी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वर्गीकरण कर उसको किस प्रकार से यानी कौन कौन सी यानी बाढ़ के अंदर क्षेत्र आते हैं उसमें यानी बांध निर्माण कार्य या नदियों में सफाई जैसे कई क्षेत्र कार्य प्रमुख रूप से किए गए। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, क्या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंदर मुख्य रूप से क्या है गठित किया गया, जो राष्ट्रीय आपदाओं को किस प्रकार इस यानी अधिनियम के माध्यम से कंट्रोल किया गया। और इसी प्रबंधन अधिनियम के तहत ही क्या है यानी आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति बनी थी, यानी राष्ट्रीय यानी नीति बनी
आपदा प्रबंधन पर 2009 के अंदर। इसके अलावा यानी विश्व स्तर पर भी कई प्रयास किए जाते हैं, जैसे 2000 जापान के सेंडई के अंदर 2015 में समझौता हुआ, और ईएस 2016 में सेंडई अभियान भी, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनको किस प्रकार 2030 तक यानी कंट्रोल किया जाए, किस प्रकार की एक प्लानिंग बनाएगी, जिसमें भारत की भी एक महत्वपूर्ण सहभागिता प्रमुख रूप से रही है। तो ये जो संगठन है वो मुख्य रूप से समय समय पर अनेक सुझाव देते हैं और कई क्रियाओं यानी कई योजनाएं मुख्य रूप से इससे संबंधित क्रियान्वित की जाती है, जिससे यानी इन प्राकृतिक आपदाओं को हमें कंट्रोल कर सकते हैं। तो बाढ़ प्रबंधन बेसिकली है क्या, तो इसके अंदर जो सतही प्रवाह को कम किया जाए या नदी अफवाह बेसिन को पुनः वनीकरण कर देना प्रमुख रूप से इसके अंदर शामिल किया जाता है। इसके अलावा यानी बाढ़ पहले आती थी, अब जलाशयों का निर्माण हो गया, डैमों का निर्माण हो गया, ताकि यानी वर्षा का जल न केवल बाढ़ को नियंत्रित करें बल्कि उसका अतिरिक्त जल है वो यानी जो शुष्क क्षेत्र है वह सिंचाई के लिए किया गया। जैसे अपने इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो निर्माण हुआ, यानी सतलुज और व्यास सतलुज पर हरी के जो बांध बनाया गया उसको पश्चिमी राजस्थान की मरुधरा को न केवल हरा भरा किया बल्कि पंजाब उसके आसपास क्षेत्र में बाढ़ के कारण एक विकराल समस्या को निजात दिलाया। इसके अलावा अतिरिक्त जल समुद्र में बह के जाता था उसको भी कंट्रोल किया। तो इस प्रकार जलाशयों का निर्माण कर उस जल का यानी मुख्य रूप से रोक कर हम बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। बाढ़ का तलीकरण करना यानी उस क्षेत्र के अंदर यानी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उसके अंदर विशेष रूप से ऐसी व्यवस्थाएं की जाए कि नदियों के अंदर यानी समय समय पर सफाई हो या बाढ़ स्तर पर मुख्य रूप से नियंत्रण भी इसके अंदर किया जा सकता है, या जलतिक परिवर्तन या मुख्य रूप से नदियों का जो अतिरिक्त जल है उसका नहरें निकालकर उसका उपयोग किया जाए, जिसके कारण भी बाढ़ को मुख्य रूप से क्या है के प्रभाव को कम किया जा सकता है। या जो बाढ़ उत्प्लावन क्षेत्र है वह सुरक्षा की व्यवस्था उसके अंदर समाहित हम कर सकते हैं, या बाढ़ का जो पूर्वानुमान लगाकर उससे पूर्व यानी एक नियोजित प्लानिंग के तहत यानी उस समस्या का हम निजात प्रमुख रूप से क्या है कर सकते हैं। या राष्ट्रीय जल ग्रिड का निर्माण एक सबसे बड़ी यानी अहम परियोजना है जो यानी मुख्य रूप से भारत की जो नदियां चाहे उत्तर भारत की हो या दक्षिण भारत की नदियों को आपस में जोड़ा जाए, जिसके कारण क्या है यानी जो वर्षा का अतिरिक्त जल शुष्क क्षेत्रों में पहुंचाया जाए और उनमें बाढ़ से जो जनित समस्याएं हैं उससे भी निजात दिलाया जा सकता है। तो नदी जोड़ो अभियान इसके अंदर एक मुख्य रूप से क्या है कारगर भूमिका निभा रहा है, जिसमें लगभग 30 लिंक के द्वारा उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों को जोड़ने का यानी कार्य योजना चल रही है। तो इस प्रकार हम देखें तो ये प्रमुख रूप से क्या है यानी बाढ़ प्रबंधन से संबंधित आ जाती है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में देखें तो एक तो उत्तर भारत आ जाता है, जिसमें उत्तराखंड से लेकर पंजाब हरियाणा बिहार तक मुख्य वाला जो क्षेत्र, इसके अलावा उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष तौर पर असम वाला जो क्षेत्र है, या डेल्टाई क्षेत्र में पश्चिम बंगाल उड़ीसा वाला, या तटीय क्षेत्र प्रमुख रूप से आ जाते हैं जो कृष्णा गोदावरी का डेल्टाई क्षेत्र है, या पश्चिमी घाट के पश्चिम में जो मैदानी वाला जो क्षेत्र है। भारत का ये जो क्षेत्र है बेसिकली यानी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से शामिल किया जाता है। तो उत्तरी क्षेत्र के अंदर देखें तो सिंधु नदी तंत्र आ जाता है, सिंधु में सतलुज व्यास रावी चिनाब वाला जो क्षेत्र है तो इस क्षेत्र में भी बाढ़ प्रमुख रूप से आते हैं। पूर्वी क्षेत्र में देखें तो ये इसमें गंगा नदी तंत्र आ जाता है, जिसमें कोसी नदी बिहार का प्रमुख रूप से क्या है शोक कहलाती है। इसके अलावा उत्तर पूर्व क्षेत्र में असम का जो क्षेत्र है जिसमें असम में प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहलाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र उत्तर पूर्वी भारत के अंदर प्रमुख रूप से बाढ़ क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से आता है। इसके अलावा मध्य क्षेत्र के अंदर प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल नदी, तो चंबल नदी ये के अंदर पिछली बार रीट के अंदर भी पूछा गया कि भारत में सबसे अधिक बैडलैंड या उत्खात शिलाकृतियों का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, वह है चंबल। तो चंबल मध्य प्रदेश राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवाहित होती है। तो सबसे अधिक उत्खात या बैडलैंड टोपी का निर्माण प्रमुख रूप से क्या है
करती है। तो मध्य भारत में चंबल हो, सोन हो, बेतवा। दक्षिण भारत में चाहे मुख्य रूप से नर्मदा और ताप्ती हो जो अरब सागर में गिरती है, यहाँ गोदावरी, कृष्णा और कावेरी तथा इनकी सहायक नदियां तटीय क्षेत्रों में बाढ़ प्रमुख रूप लेके आती है। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ये प्रमुख रूप से भारत का इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने अपने टॉपिक के अंदर यानी प्राकृतिक आपदा बेसिकली किसे कहते हैं, प्राकृतिक आपदा को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, इस तो इनका वर्गीकरण विस्तार से देखा। इसके अलावा दूसरे वीडियो में हमने यानी प्रमुख रूप से बाढ़ प्राकृतिक आपदा से क्या तात्पर्य, बाढ़ प्राकृतिक आपदा कितने प्रकार की होती है उनका विस्तार से अध्ययन किया। इसी के साथ क्या है आज का वीडियो अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।